एनसीईआरटी 9th की जो सेकंड चैप्टर है, ठीक है, साइंस का, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इस चैप्टर में जो भी कंटेंट है वो सारा आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू कर लेते हैं। तो गाइस, जो पदार्थ होता है, मैटर, हमने पिछले जो चैप्टर था उसमें क्या पढ़ा था, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। लेकिन अब अगर हम पदार्थ का क्या करें, वर्गीकरण करें, क्लासिफिकेशन करें, तो पदार्थ 2 प्रकार के हो सकते हैं। तो पदार्थ 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक तो शुद्ध पदार्थ हो सकते हैं और सेकंड हो सकते हैं हमारे पास मिश्रण, ठीक है। तो इसको फर्दर देख लेते हैं। शुद्ध पदार्थ क्या होता है? शुद्ध पदार्थ भी 2 प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है। एक तो हो सकता है तत्व और दूसरा है यौगिक। तत्व मतलब एलिमेंट्स, ठीक है, यौगिक कंपाउंड्स। तो तत्व क्या होते हैं? देखो, तत्व होते हैं सरल पदार्थों में, इनको क्या नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता। देखो जैसे हमारे पास गोल्ड होता है, ठीक है, गोल्ड है सोना। तो गोल्ड में क्या होता है, सिर्फ गोल्ड के ही एटम्स होते हैं। तो अगर हम गोल्ड को तोड़ते भी हैं तो उसमें गोल्ड का ही एटम निकलेगा और कोई सा एटम नहीं निकलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस क्या होती है, O2। अगर O2 को हम तोड़ते भी हैं तो उसमें ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, तत्व हो गया। और कंपाउंड देख लेते हैं। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, ठीक है, और हमारे पास ऑक्सीजन है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना देगा, हमारा वाटर बना देगा। देखो हाइड्रोजन है हमारे पास, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस मिला के क्या बना देगा, H2O बना देगा, ठीक है। तो H2O बन गया। तो ये H2O क्या है, ये H2O है कंपाउंड, कंपाउंड यानी यौगिक। इन दोनों के बीच क्या हुई, एक रासायनिक अभिक्रिया हुई, ठीक है, जिसके कारण क्या हो गया, ये H2O बन गया, H2O बन गया। और जो पानी होता है, ठीक है, पानी में सारे H2O ही होते हैं। तो मतलब जो हमारा यौगिक होता है उसमें एक नियत संगठन मतलब उसका कंपोजिशन क्या होता है, नियत होता है। देखो जैसे इसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो जितना भी पानी बनेगा तो उसमें H2O ही होता है, मतलब 2:1 में ही रहेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा यौगिक हो गया। जैसे मीथेन होता है हमारे पास, मीथेन क्या होता है, मीथेन होता है CH4, ठीक है। तो इसमें भी 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो क्या है, नियत कंपोजिशन है ना इसका। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का कंपोजिशन क्या है, 1:4 में है, 1:4 में है, ठीक है। तो ये क्या है, यौगिक है। जो दूसरे प्रकार का पदार्थ है वो होते हैं मिश्रण, ठीक है, मिश्रण या मिक्सचर बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका कोई नियत संगठन नहीं होता है, मतलब इसमें जो कंपोनेंट्स होते हो क्या नहीं, तो कांस्टेंट नहीं होते हैं। जैसे गाइस, जो मिक्सर होता है उसको भी फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। एक होता है समांगी मिश्रण, ठीक है, दूसरा होता है विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और विसमांगी बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो जिसमें समांगी मिश्रण क्या होता है, जिसमें समान संगठन होता है। समान संगठन होने का मतलब क्या है, देखो समान संगठन का मतलब होता है कि जब हम क्या करते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लेके देखते हैं, जल में चीनी को घोलते हैं, ठीक है। तो अब जल में चीनी घोल दिया हमने, तो हम चीनी क्या बोलते हैं, जब जल में चीनी घोल दिया है तो उसमें हम ये नहीं बता सकते कि चीनी के कण कौन से हैं और जल के कण कौन से हैं, ठीक है। तो ये कहलाता हमारा समान संगठन, ठीक है। तो समांगी मिश्रण क्या होता है, जिसमें हम अवयवी कण है, जो अवयवी कण है जिनसे वो बना है, ठीक है। हमने उसमें घोल दिया चीनी, तो उसके बाद क्या, अब उसमें नहीं देख सकते हम कि चीनी का कण कौन सा है और पानी का कण कौन सा है, ठीक है। तो हम अलग उसको बता नहीं सकते, ठीक है। और विसमांगी मिश्रण जो होता है उसमें असमान संगठन होता है, असमान संगठन। जैसे हम क्या कर देते हैं, हमने बालू तथा नमक को मिलाया, ठीक है, बालू तथा नमक मिला दिया हमने और हम देख रहे हैं उसको, तो हम देख के बता सकते हैं कि इसमें बालू कौन सा है और नमक कौन सा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विसमांगी मिश्रण। तो गाइस, जो विलयन होते हैं वो समांगी मिश्रण होते हैं और जो विसमांगी मिश्रण है उसमें एक तो होता है निलंबन और दूसरा होता है कोलाइडल विलयन। इसको आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो गाइस, जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन हमारा बना होता है
दो कंपोनेंट्स है, एक होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू होता है सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूट वो कंपोनेंट होता है जिसकी मात्रा कम होती है, और सॉल्वेंट वो होता है जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है। आई बात समझ में? तो सॉल्यूशन बनता हमारा, जो विलयन है वो बनता हमारा विलेय सॉल्यूट प्लस विलायक सॉल्वेंट से हमारा विलयन बनता है, ठीक है गाइस। एक होता है हमारे पास कोलाइडी विलयन, ठीक है, कोलाइड सॉल्यूशन होता है, ठीक है। कोलाइड सॉल्यूशन क्या होता है? कोलाइड सॉल्यूशन में भी सॉल्यूट होता है प्लस सॉल्वेंट होता है, और हमारे पास क्या होता है? कोलाइड सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे जो सॉल्यूट होता है उसको सॉल्यूट नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। क्या बोलते हैं? डिस्पर्स्ड फेज, परिक्षिप्त प्रावस्था। और जो सॉल्वेंट होता है उसकी जगह टर्म यूज करते हैं हम डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। और गाइस एक तीसरा होता है सस्पेंशन, इसको बोलते हैं निलंबन। ये क्या होता है? इसमें जो विलेय होता है, सॉल्यूट होता है, उसके जो कण होते हैं, सॉल्यूट के कण वो बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। और ये सॉल्वेंट में जब मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? सस्पेंशन बनाते हैं। तो ये इसमें क्या होता है? जो सॉल्यूट के कण हैं वो अलग ही दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, पानी में हम क्या रेत मिला देते हैं, तो हमें क्या रेत के कण क्या दिखते हैं? अलग ही दिखते हैं ना, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम सस्पेंशन, ठीक है। तो गाइस जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये सॉल्यूशन है, ये कोलाइड सॉल्यूशन है और ये सस्पेंशन सॉल्यूशन है, ठीक है। जब हम इसमें क्या करते हैं? लाइट पास करते हैं, तो लाइट पास करते हैं तो जैसे सॉल्यूशन में हमने लाइट पास किया तो डायरेक्टली लाइट पास हो जाती है। लेकिन जैसे कोलाइड सॉल्यूशन में करते हैं तो हमें इसमें एक पाथ दिखाई देता है, ठीक है। लाइट हमको चमकती हुई दिखती है इसमें, ठीक है। और ऐसे ही हमें सस्पेंशन में भी देखने को मिलता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो कोलाइड के कण हैं वो क्या है? थोड़े बड़े हैं, तो उनसे क्या होता है? लाइट टकराती है और प्रकीर्णित स्कैटर हो जाती है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है? ये चमकता है। और ऐसे ही सस्पेंशन में भी होता है। सस्पेंशन के कण क्या होते हैं? बड़े होते हैं, जिसके कारण ये जो लाइट है वो टकराती है और ये कण चमकते हैं, तो मतलब इसके अंदर लाइट दिखाई देती है, ठीक है। तो ये जो घटना होती है, ये जो विलयन है, कोलाइड विलयन और सस्पेंशन विलयन में, ठीक है। तो इसमें जो लाइट ये दिखने की घटना है इसको कहते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट। जैसे यहाँ पे नीचे एक चित्र है, इसमें क्या हो रहा है? सुबह सुबह हम देखते हैं जैसे कोहरे में, जैसे या जंगल में या कमरे में भी आता है, कभी कभी किसी से छेद से रोशनी आती है, तो अब इसके देख लेते हैं हम। ये जंगल में, ठीक है, पेड़ों के बीच से रोशनी आ रही है, तो हमको ये चमकता हुआ दिख रहा है मीडियम में, ठीक है। ये क्यों हो रहा है? ये टिंडल इफेक्ट के कारण हो रहा है, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो गाइज कोलाइड्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, हमने बोला था कि जो कोलाइड होता है, ठीक है, वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है परिक्षिप्त प्रावस्था, डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है, और दूसरा होता है परिक्षेपण माध्यम, ठीक है, डिस्पर्जन मीडियम। तो अब देख लेते हैं, जब हमारे पास द्रव क्या होता है, जो हमारा परिक्षिप्त प्रावस्था है, जो डिस्पर्जन फेज है, डिस्पर्स्ड फेज है, वो लिक्विड है, और जो डिस्पर्जन मीडियम है वो गैस है। तो हमारे पास क्या मिलता है? हमें मिलता है एरोसोल, ठीक है। ऐसे ही जब हमारा क्या हो, परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस है, परिक्षेपण माध्यम गैस है, तो भी हमें एरोसोल मिलता है, ठीक है। अब देखें, पहले वाले एरोसोल का जो एग्जाम्पल है वो है कोहरा, बादल। ये क्या होते हैं हमारे? ये इसमें क्या होता है? जो परिक्षिप्त प्रावस्था होती है वो द्रव होती है और परिक्षेपण माध्यम गैस होता है, ठीक है। और जो दूसरा है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस है और परिक्षेपण माध्यम गैस है, उस एरोसोल में जैसे धुआं हो गया, ठीक है, या जैसे हम खड़ी गाड़ी है, ठीक है, तो उसमें से क्या निकल रहा है हमारा? धुआं निकल रहा है, ठीक है। उसके एग्जॉस्ट से जो धुआं निकलता है वहाँ
वो भी क्या होता है, हमारा एरोसोल होता है। अगर हमारा परिक्षिप्त परावस्था गैस है और परिक्षेपण माध्यम द्रव है, ठीक है, तो हमें मिलता है फोम। ठीक है, जैसे शेविंग क्रीम हो गई, तो ये क्या होता है, फोम होता है। ठीक है, जिसमें परिक्षिप्त परावस्था गैस होती है और परिक्षेपण माध्यम द्रव होता है। ऐसे ही अगर परिक्षिप्त परावस्था द्रव है और परिक्षेपण माध्यम भी द्रव है, तो हमें क्या मिलता है, इमल्सन। जैसे दूध हो गया या फेस क्रीम हो गया, तो ये क्या होता है, इमल्सन के एग्जाम्पल है। ऐसे ही अगर परिक्षिप्त परावस्था ठोस है और परिक्षेपण माध्यम द्रव है, तो हमें क्या मिलता है, सोल मिलता है। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस। MgOH का होल ट्वाइस क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या कीचड़। ठीक है, ये भी क्या होता है, सोल होता है। अब अगर परिक्षिप्त परावस्था गैस है और परिक्षेपण माध्यम ठोस है, तो हमें क्या मिलता है, फोम मिलता है। ठीक है, जैसे हमारा रबड़ हो गया, स्पंज हो गया, तो ये क्या है, फोम के एग्जाम्पल है, जिसमें क्या है, परिक्षिप्त परावस्था गैस है और परिक्षेपण माध्यम ठोस है। अगर परिक्षिप्त परावस्था द्रव है और परिक्षेपण माध्यम ठोस है, तो हमें जेल मिलता है। जैसे पनीर हो गया, मक्खन हो गया, जेली हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, जेल के एग्जाम्पल हैं। अगर परिक्षिप्त परावस्था ठोस है और परिक्षेपण माध्यम भी ठोस है, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है ठोस सोल। ठीक है, जैसे क्या होता है, दूधिया कांच हो गया, रंगीन रत्न पत्थर हो गए, तो ये सब क्या है, ठोस सोल के एग्जाम्पल हैं। तो और ये सब क्या, किसके प्रकार हैं, ये हैं कोलाइड्स के प्रकार हैं सब। ठीक है, अब एक और चीज़ देख लेते हैं, इसमें मिश्र धातुएं। ठीक है, मिश्र धातुएं क्या होती हैं, मिश्र धातुएं होती है समांगी मिश्रण। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं मिश्र धातुएं। ठीक है, और ये क्या होता है जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं हम, पीतल है। ठीक है, पीतल है, पीतल मिश्र धातु है। और मिश्र धातु क्या होते हैं, समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। तो पीतल मिलकर बना होता है हमारा जिंक और कॉपर से, जिसमें जिंक कितना होता है, 30% होता है, और कॉपर क्या होता है, 70%। ठीक है, तो मिश्र धातुएं क्या होती है, याद रखना है हमें, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देख लेते हैं हमारे पास मिश्रण है। ठीक है, अब विभिन्न प्रकार के मिश्रणों को हम क्या कर सकते हैं, उनके जो घटक हैं उनको अलग कैसे कर सकते हैं। जिन चीज़ों से मिश्रण बना उनको अगर अलग करना है, तो उनके लिए कौन कौन सी विधियाँ प्रयोग की जाएगी, वो हम देख लेते हैं। जैसे पहला है हमारे पास, रंग वाले डाई को नीले या काले स्याही से अलग करना हमें। तो ठीक है, तो इसको हम अलग करते हैं वाष्पीकरण विधि द्वारा। अब जैसे दूध है, दूध से हमको क्रीम को पृथक करना है। ठीक है, जैसे मलाई निकालते हैं दूध में से, क्या बोलते हैं, ठीक है, जैसे हम छाछ छोलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, हम यूज करते हैं अपकेंद्रीकरण विधि से। ठीक है, तो उससे क्रीम अलग हो जाता है। ठीक है, थर्ड है हमारे पास, दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग करना है। दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग करना है, तो उसके लिए पृथक्करण कीप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और अगर हमें नमक तथा कपूर के मिश्रण को अलग करना है, तो हमको पता है कपूर क्या होता है, ऊर्ध्वपातन प्रदर्शित करता है, तो इसके लिए हमें ऊर्ध्वपातन विधि प्रयोग में लानी है। ठीक है, अगला है, दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग करना है। तो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग करना है, तो उसके लिए दो विधियां काम में आती है। एक तो है आसवन विधि और एक है प्रभाजी आसवन। देखो, आसवन विधि हम किन के लिए यूज करते हैं, जैसे दो घुलनशील द्रव हैं, ठीक है, और दोनों के टेम्परेचर जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस रहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। मतलब एक अगर जैसे मतलब एक हो जाता हमारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, बॉयल, और दूसरा हमारा लगभग 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो रहा है। तो ठीक है, तो ऐसे द्रवों के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे आसवन विधि। और अगर दोनों के जो बॉइलिंग पॉइंट है उनमें डिफरेंस कम है, मतलब एक जैसे हमारा एक बॉयल हो रहा है हमारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे और दूसरा 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाता है, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, उसके लिए यूज करते हैं हम प्रभाजी आसवन विधि। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें सॉल्यूशन का क्या करना है, कंसंट्रेशन निकालना है। ठीक है, तो हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं। इसमें हमें जो सिलेबस में दे रखा है 3 तरीके से दे रखा है। एक तो दे रखा है हमें मास बाई मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, मास बाई मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। परसेंटेज के लिए सबसे पहले तो
100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंटेज बोल रहा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और मास बाई मास बोल रहा है तो ठीक है, तो मास बाई मास, तो किसका मास, सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूशन का मास। ठीक है, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन का निकालना है ना, तो नीचे आ जाएगा सॉल्यूशन और ऊपर आ जाएगा सॉल्यूट, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकेंड है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो मास किसका, सॉल्यूट का मास आएगा, और अपॉन में परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का निकालना है ना वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इनटू परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, थर्ड है हमारे पास वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और अपॉन बाई बोलना है ना वॉल्यूम, तो बाई वॉल्यूम आ जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन बोल रहा हो, ठीक है, कि अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट है उसमें। ठीक है, इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, 320 ग्राम वाटर में कॉमन सॉल्ट डाल दिया हमने 40 ग्राम का। ठीक है, तो पूछ रहा हो कंसंट्रेशन इन द टर्म्स ऑफ मास बाई मास, तो मास बाई मास परसेंटेज निकालना है सॉल्यूशन का। तो ठीक है, तो हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, जो कम, हमने बोला था सॉल्यूट क्या होता है, जो कम मात्रा में होता है। ठीक है, कम मात्रा में क्या है, ये कॉमन सॉल्ट कितना है, 40 ग्राम है। ठीक है, और कितने वाटर में डिवाइड कर रखा हमें, 320 ग्राम में। तो हमें पता है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू आता है सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन का मास हो जाएगा 320 प्लस 40, कितना हो गया, 360 ग्राम। ठीक है, तो अब क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्यूट हो गया 40, मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 360 ग्राम और इंटू 100, तो इसको सॉल्व करके कितना आ गया, 11.1%। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो एक टॉपिक और है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो देखो फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, जिसमें कि जो हमारा सब्सटेंस है, ठीक है, हमारा पदार्थ जो है उसका क्या होता है, उसके अपीयरेंस में चेंज आता है। ठीक है, उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। जैसे हमारा क्या है, वाटर है, वाटर क्या होता है, वाटर H2O वाटर है। ठीक है, वाटर है H2O, और हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको चेंज कर दिया बर्फ में। ठीक है, आइस में चेंज हो गया है, आइस में चेंज हो गया, तो तब भी तो इसका केमिकल कंपोजिशन H2O ही रहता है। तो मतलब फिजिकल चेंज हो रहा है इसका, ये वाटर क्या बोलता है, जब पानी बर्फ में चेंज हो रहा है तो इसका फिजिकल चेंज आ रहा है इसमें, ना कि कोई केमिकल चेंज। ठीक है, अब देख लेते हैं केमिकल चेंज में क्या होता है। इसमें जो हमारा एग्जांपल लेके देख लेते हैं, वाटर है, हमने इसको डिकम्पोज किया मतलब ये टूट जाएगा हमारा H2 और O2 में। ठीक है, हाइड्रोजन गैस और वाटर गैस में, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दो में डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये वाटर था, लेकिन अब क्या हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन गया। तो मतलब इसका क्या हो गया, एंटायरली पूरा का पूरा चेंज हो गया है। ठीक है, अब इसमें वाटर का कोई गुण नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये फिजिकल चेंज में तो इसका क्या हुआ, फिजिकल अपीयरेंस चेंज हुआ, वाटर का वाटर ही रहा। ठीक है, मतलब H2O का H2O ही रहा, केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं आया। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है, रिएक्शन होती है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होती है, जिसमें क्या होता है, जो हमारा सब्सटेंस है वो पूरा का पूरा चेंज ही हो जाता है। ठीक है, उसका केमिकल जो कंपोजिशन है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आज इस चैप्टर में जो सारे टॉपिक थे वो कवर हो गए हैं। ठीक है, अब जो अगला नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें क्या करेंगे, हम इससे रिलेटेड जो भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और MCQ हैं, ठीक है, वो सारे कवर कर लेंगे हम। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।